गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 33 को कंप्लीट करेंगे। बेटा ये आपकी लोकतांत्रिक राजनीति के पार्ट 3 चुनावी राजनीति से ली गई है और इस वर्कशीट में हम भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि चुनाव जो है किस तरह से होते हैं और लोकतांत्रिक चुनाव कैसे होते हैं। चुनाव आयोग के बारे में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। बेटा आप सब ने चुनाव के बारे में तो सुना ही होगा। जब इलेक्शन होते हैं तो बहुत सारी पार्टियां जो है वो हमारे इलाके में, हमारा जो एरिया होता है, गलियों में, घरों में आते हैं वोट मांगने के लिए। तो बेटा अक्सर हम सुनते आए हैं कि जो है वोट जब डलते हैं, जब चुनाव होता है तो उसमें गड़बड़ की गई है कि फ़र्ज़ी वोट डाल दिए गए हैं और कई पार्टियां जो बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च करती हैं। आपने देखा होगा जब वो वोट मांगने के लिए आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बांट के जाते हैं, लोगों को दे के जाते हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, पैसे भी बांटते हैं अपने वोट डलवाने के लिए। और कई लोग जो क्या करते हैं कि मतदाताओं को, वोटर्स को डराते हैं वोटिंग वाले दिन कि हमारे ही लिए वोट डालना, वरना पता नहीं ऐसा डराते हैं कि कुछ भी हो जाएगा। लोभ भी देते हैं, लालच देते हैं, लोगों को पैसे देते हैं कि ये लो हम आपको पैसे दे रहे हैं और आप हमारे फेवर में हमारे लिए वोट डालना। और कई लोग क्या होता है बेटा, जो शासक दल है, जैसे सरकारी सुविधाएं होती है उनका मिसयूज़ करते हैं और अधिकारियों का दुरुपयोग करते हैं। जैसे सरकार की गाड़ी होती है, सरकारी गाड़ियाँ, उनका यूज़ करते हैं वो प्रचार में, चुनाव प्रचार में। तो इस तरह की बहुत सारी खबरें हम सुनते ही रहते हैं कि चुनाव में अक्सर गड़बड़ की जाती है, गड़बड़ियाँ होती हैं। और इन सब को सुनकर हमें क्या होता है, बहुत दुख भी होता है कि हम इतने चाह से अपना देश के लिए प्रतिनिधि चुनने के लिए वोट डालते हैं, लेकिन होता क्या है कि कहीं फ़र्ज़ी वोट डल रहे हैं, कहीं पैसे खर्च हो रहे हैं और सारे जो चुनाव में धांधलीबाजी हो रही है। तो फिर हमारा दिल नहीं करता है। कई लोग क्या करते हैं कि फ़ैसला तो फिर भी वैसा ही होना है, हम नहीं जा रहे हैं वोट डालने। कई लोग अपना विचार बदल देते हैं, सब मना करते हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे वोट डालने के लिए, तो क्योंकि बुरा लगता है इन सब बातों को सुनने पर। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो गड़बड़ियाँ इतनी बड़ी हैं कि चुनाव का उद्देश्य ही ख़त्म हो जाए। अब चुनाव का उद्देश्य क्या है? लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण करना। और अगर हम वोट डालने जाएंगे ही नहीं तो खुद ही सोचिए बच्चों कि अगर बहुत सारे लोग ये सोचकर घर बैठ जाएं कि हम वोट डालने नहीं जा रहे हैं, कि जो चुनाव में इतनी फर्जीवाड़ा होता है, गड़बड़ियाँ होती हैं, तो क्या होगा? जो असली उम्मीदवार है, जो सही उम्मीदवार है, योग्य उम्मीदवार है, हम उसका चुनाव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो योग्य मतदाता है वो भी घर बैठे हैं और उसके बदले में फ़र्ज़ी वोट डलेंगे तो कैसी सरकार चुनकर आएगी? जो हमारे काम की नहीं होगी और जो अच्छी नहीं होगी, ज़िम्मेदार नहीं होगी। अब सोचने की बात ये है कि क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के चुनाव में सिर्फ धांधलियों के सहारे जीतकर सत्ता में आ सकती है? आप खुद ही सोचिए बेटा कि सिर्फ धांधलेबाजी से क्या कोई सरकार में आ सकती है, सत्ता में कोई पार्टी जीत सकती है? नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन सब बातों में उन लोगों का साथ नहीं देते हैं, जो इन धांधलेबाजी में और जो ये पैसा उड़ाते हैं ये लोग, उन सब का साथ नहीं देते हैं। और कितना ख़रीद लेंगे ये लोगों को? ज़्यादा इतना नहीं हो सकता है। देखो बेटा, अगर हर बार ऐसा ही होता कि जो सरकार है ये धांधलेबाजी से बनती है, तो आप खुद ही सोचो कि हर बार एक ही सरकार आ जाती, क्योंकि वो पता है जनता को किस तरह से उसको लुभाना है, किस तरह से ख़रीदना है हमें वोटों को, ये सब पता है और लोग उन्हीं को वोट डालते हैं। अब बात करते हैं बेटा स्वतंत्र चुनाव आयोग की। हमारे देश में जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है और इसको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो बेटा जो
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने हैं कि बिल्कुल फेयर इलेक्शन होंगे, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। तो इसके लिए किसको नियुक्त किया जाता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। और किसके द्वारा उसको नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और इसे जो हमारे न्यायालय हैं उनके समान आज़ादी प्राप्त है, यानी कि इसके काम में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हो जाती है उसके बाद उसके काम में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता। ये किसी के भी प्रति जवाबदेह नहीं होता, ये अपने काम को करने के लिए स्वतंत्र होता। तो जो हमारा चुनाव आयोग है उस पर किसी भी सरकार का या किसी भी व्यक्ति का कोई दबाव नहीं होता है और उसे उसके पद से कोई भी हटा नहीं सकता। जब उसकी नियुक्ति हो गई तो उसको उसकी जॉब से कोई भी नहीं हटा सकता है। तो जब एक व्यक्ति को ये पता है कि उसको उसके पद से कोई भी नहीं हटा सकता तो वो बिल्कुल निडर होकर और स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से अपना काम करेगा। इसके कार्यों में चुनाव की सूची जारी करने से चुनाव के नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया आती है। और इसका जो काम होता है उसमें चुनाव की जो सूचना दी जाती है उससे लेकर पूरे चुनाव हो जाने से और के नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया चुनाव आयोग का काम होता है। ये आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है जिसका उल्लंघन करने पर उम्मीदवार और पार्टियों को भी सज़ा दी जा सकती है। और ये चुनाव जो है ये आदर्श चुनाव संहिता को लागू करते हैं जिसमें कुछ रूल्स दिए जाते हैं जो इस चुनाव के समय पर सभी पार्टियों को फॉलो करने पड़ते हैं, उन रूल्स को मानना पड़ता है। अगर कोई भी पार्टी उन रूल्स को, कोई भी उम्मीदवार और पार्टी उन रूल्स को नहीं मानती है तो उसका जो नामांकन है उसको रद्द भी किया जा सकता है और उसको सज़ा भी दी जा सकती है। और जो चुनाव आयोग है ये सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल करने से रोकता है कि सरकारी जो मशीनरी है उनका गलत इस्तेमाल नहीं होने देते हैं। इसको बहुत सारी शक्तियाँ हैं। उसके बाद है बेटा चुनाव में लोगों की भागीदारी। चुनाव में लोगों की भागीदारी का पता आमतौर पर इस बात से लगाया जाता है कि मतदान की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों में से कितने प्रतिशत व्यक्तियों ने असल में मतदान किया। अब देखो बेटा, चुनाव की योग्यता रखने वाले तो व्यक्ति बहुत सारे हैं जिन जो 18 वर्ष से अधिक हैं और ऐसी योग्यता रखते हैं जो मतदान सूची में इन व्यक्तियों का नाम आ जाता है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो वोट डालने नहीं जाते हैं। तो अब चुनाव में किस तरह से पता लग जाता है? प्रतिशत से पता लगाते हैं कि भाई इतने % वोटिंग हुई है तो इतने व्यक्तियों ने वोट डाले। अगर मान लो कि 1000 व्यक्ति हैं मतदाता सूची में जो मतदान की योग्यता रखते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 600 लोगों ने वोट डाला, तो ये कितने लोगों ने वोट डाला? इसमें कितने % लोग आ गए? तो इसका मतलब 60% लोगों ने वोट डाला, सिर्फ 60% और 40% लोगों ने वोट नहीं डाला। अगर चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। अगर जो चुनाव है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से नहीं होंगे, कि वो फेयर इलेक्शन नहीं है, तो लोग क्या करेंगे? उसमें चुनाव में भाग लेना बंद कर देंगे कि उन्हें पता है कि भाई पार्टी तो वही जीतनी है, हम चाहे कुछ भी कर लें। लेकिन साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की भागीदारी बढ़ने से लोगों का चुनाव में विश्वास बढ़ रहा है। अब जो हर साल जो है लोगों का प्रतिशत बढ़ रहा है, लोग जो चुनाव में भाग ले रहे हैं और स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराए जाते हैं और जो चुनाव से सरकार चुन के आती है वो भी फेयर होती है। अब जैसे देखो बेटा एग्जाम्पल देते हैं कि बहुत टाइम से कांग्रेस और बीजेपी की सरकार बनती आ रही थी, तो अभी क्या हुआ था दिल्ली में पिछले जो ये 5-10 साल हैं, अभी आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी बनी थी। तो अगर लोगों में फेयर इलेक्शन नहीं होते तो क्या किसी नई पार्टी को स्थान मिल सकता है? नहीं, फिर भी वो बहुत बहुमत से जीती थी। तो इसी से हमें पता भी लगता है कि फेयर इलेक्शन होते हैं और लोग अपनी बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी लेते हैं मतदान में, जिससे हर एक पार्टी को जीतने का मौका मिलता है। उसके बाद है बेटा चुनावी नतीजों को स्वीकारना। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का पैमाना यह भी है कि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होते तो हमेशा ताकतवर पार्टी शासक बनी रह सकती थी। अब देखो, अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होते तो हमने पहले भी डिस्कस किया, तो हमेशा क्या होगा, जो एक पार्टी जो शासन में थी और जो ताकतवर पार्टी वही हमेशा शासक बनती। इस बार जीती फिर अगली बार भी वही पार्टी जीतेगी, उससे अगली बार भी वही पार्टी जीतेगी। लेकिन ऐसा नहीं है भारत में।
परंतु कुछ एक अपवादों को छोड़कर अब अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। अब जैसे मान लो कोई पार्टी शासक पार्टी रही है, वो भी हार जाती है किसी वजह से, तो वो भी ये जनता का आदेश, जनता का फैसला मानकर अपनी हार को स्वीकार कर लेती है। अब बात करते हैं बेटा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ। पहला है बेटा चुनाव में आवश्यकता से अधिक धन का प्रयोग। अब जो पार्टियां होती हैं बेटा वो बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद करती है, बहुत ज़्यादा पैसा इस्तेमाल करती है चुनाव के टाइम पे। आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी रैलियां करती हैं, पैम्फलेट्स बांटते हैं, अपने बड़े बड़े होर्डिंग्स बांटते हैं, एड्स आती है उनकी टीवी पर, और लोगों को कोई पेन, कोई बुक, कोई कुछ, बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं। कई लोग तो बहुत गलत तरीके से भी पैसे का इस्तेमाल करते हैं, कोई शराब बंटवा रहा है, कोई वोट खरीदने के लिए लोगों को पैसे दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग के समक्ष, कि जो अधिक धन है इसका प्रयोग किस तरह से रोका जाए। चुनाव जो आचार संहिता है उसमें इस चीज़ को बताया गया है कि चुनाव में अधिक एक धनराशि फिक्स की जाती है कि उससे ज़्यादा आप चुनाव में उपयोग नहीं कर सकते हो पैसे का, लेकिन फिर भी बहुत हद तक लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। अब इससे क्या होता है, जो गरीब व्यक्ति होते हैं, जो चुनाव लड़ रहे होते हैं, वो पिछड़ जाते हैं क्योंकि वो इतना पैसा नहीं इस्तेमाल कर पाते, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने प्रचार में लगा सके। उसके बाद है बेटा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारना। अब क्या होता है कि कई बार जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले, जिन्होंने पहले कोई अपराध किया या किसी पे केस चला हुआ है, तो उन उम्मीदवारों को भी चुनाव में उतार दिया जाता है, उनको भी टिकट मिल जाती है, नामांकन उनका हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं और सत्ता में आने की कोशिश करते हैं। तो ये भी बहुत एक बड़ी चुनौती है कि इस चीज़ को भी रोका जाए। उसके बाद है बेटा टिकट बंटवारे में रिश्तेदारी निभाना। अब क्या होता है, जो पार्टी है सत्ता में, जो सरकार बनी हुई है या फिर जो भी पार्टियां हैं, जब टिकट देने का टाइम आता है तो वो क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, और जो भी अपने रिश्तेदार है, अपने फ्रेंड, उनको टिकट दे देते हैं। जिससे क्या होता है, जो योग्य उम्मीदवार होता है या पढ़ा लिखा उम्मीदवार होता है वो तो रह जाता है टिकट लेने से और चुनाव में खड़े होने से, लेकिन जो अयोग्य उम्मीदवार है उसको ये टिकट मिल जाती है इस भाई भतीजेवाद की वजह से। उसके बाद है बेटा हमारा बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब जो बड़ी पार्टी है बेटा, उनकी तुलना में जो छोटी पार्टी होते हैं, छोटे दल होते हैं या निर्दलीय, जो किसी पार्टी से नहीं होते, वो अपने अकेले अपना चुनाव लड़ रहे होते हैं, कोई पार्टी नहीं होती उनकी, वो अकेले, उनको चुनाव चिन्ह मिल जाता है और उनको हम निर्दलीय उम्मीदवार कहते हैं। तो जो बड़ी पार्टियां वो तो पहले से ही फेमस है, लोग उनको बहुत समय से जानते हैं, तो वो आसानी से जनता का विश्वास जीतते हैं। और जो छोटे दल होते हैं और जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं उनको अपनी पहचान बनाने में, अपने प्रचार करने में समय लगता है। और जो बड़ी पार्टियां होती हैं अपनी प्रचार, अपनी रैली करते हैं, पहले से ही लोग उनको जानते हैं, तो उनको इतनी मुश्किलें नहीं आती हैं। अब जैसे एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, मान लो आप मार्केट में किसी दुकान से पहले से सामान लेते आए हैं और एक दो कोई नई दुकानें खुल गई, तो हम जो है शुरुआत में उन दुकानों पे जाते हुए हिचकेंगे कि पता नहीं कैसी दुकान है, कैसा सामान होगा। तो जिन दुकानों को हम पहले से बहुत समय से जानते हैं और सामान लेते आए हैं, उस पर हमारा विश्वास बना हुआ है कि हम यहाँ से सामान लेके जाएंगे तो अच्छा ही सामान होगा और सही दाम पर मिलेगा, तो हम उसी दुकान के पास जाना पसंद करेंगे। और इसी तरह से जो ये पार्टियां हैं जिन पर हमारा पहले से विश्वास बना हुआ है, जिनका काम हमने देखा हुआ है, उस पर हम ज़्यादा विश्वास करते हैं और इन उम्मीदवारों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है बेटा अक्सर चुनावों में कोई ढंग का विकल्प ना होना। अब जो चुनाव में उम्मीदवार खड़े होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, तो ढंग का विकल्प ही नहीं होता, सब एक जैसी योग्यता वाले होते हैं। उसमें से चुनाव करना ही मुश्किल हो जाता है कई बार मतदाताओं के लिए कि हम किसको चुनेंगे, सब तो एक जैसे ही हैं। तो कोई ढंग का विकल्प होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी चुनाव आयोग के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र चुनाव आयोग के क्या क्या कार्य हैं, लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बेटा,
स्वतंत्र चुनाव आयोग के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, चुनाव आयोग चुनाव की सूचना जारी करने से लेकर चुनाव के नतीजे आने तक के सारे कार्य करता है, जैसे मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव क्षेत्र का निर्धारण, चुनाव तिथि तय करना आदि। सेकंड पॉइंट है बेटा, चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता लागू करता है, जिसका उल्लंघन करने पर उम्मीदवार और पार्टियों को सजा भी देता है। थर्ड पॉइंट है हमारा बेटा, चुनाव आयोग सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने से रोकता है। फोर्थ, शासक पार्टी के चुनाव प्रक्रिया में अनुचित हस्तक्षेप पर अंकुश लगाता है। फिफ्थ पॉइंट है बेटा हमारा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, अपनी समझ के अनुसार चुनावों में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के उपाय बताइए। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, हमारे अनुसार चुनावों में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला, चुनाव आयोग को और अधिक शक्तिशाली बनाया जाए। दूसरा, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोका जाए। तीसरा, मतदाताओं को डराने और लालच देने वालों को कड़ी सजा दी जाए। फोर्थ पॉइंट है बेटा, आदर्श चुनाव संहिता का कड़ाई से पालन किया जाए। फिफ्थ, मतदान अनिवार्य किए जाए। सिक्स्थ बेटा, चुनावी खर्चों पर कड़ा नियंत्रण रखा जाए। थर्ड क्वेश्चन है बेटा हमारा, आपको क्यों लगता है कि चुनाव में लोगों की भागीदारी होना ज़रूरी है, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, चुनावों में लोगों को की ज़्यादा भागीदारी होना ज़रूरी है, क्योंकि लोकतंत्र की सफलता चुनावों में जन भागीदारी पर निर्भर करती है। जब अधिक से अधिक लोग चुनाव में भाग लेते हैं तभी चुनाव निष्पक्ष होंगे और सही और जिम्मेदार प्रतिनिधियों का चुनाव होगा और एक जिम्मेदार सरकार बनेगी। फोर्थ क्वेश्चन बेटा हमारा, आपके अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ कौन सी हैं। इसका आंसर है बेटा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं। पहला, चुनाव में आवश्यकता से अधिक धन का प्रयोग। दूसरा, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतरने से रोकना। थर्ड, टिकट बंटवारे में रिश्तेदारी निभाना। फोर्थ, अक्सर चुनावों में कोई ढंग का विकल्प ना होना। फिफ्थ, आदर्श चुनाव बिना गड़बड़ी के चुनाव संपन्न कराना। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने से रोकना। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई है और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको थैंक यू बहुत बहुत। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। बाय बाय बच्चों, हैव ए गुड डे प्यारे बच्चों।